आज हम बात करने जा रहे हैं डोरोथी वॉन की। ये कहानी है एक ऐसी शानदार गणितज्ञ और लीडर की जिन्होंने न सिर्फ भेदभाव की दीवारों को तोड़ा बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को अपनाकर खुद को और अपनी पूरी टीम को इतना जरूरी बना दिया कि उन्हें कोई नजरअंदाजी नहीं कर सका। वो सच में एक कंप्यूटेशनल आर्किटेक्ट थीं। उनका ये कहना, जो मैं बदल सकती थी मैंने उसे बदला, जो मैं नहीं बदल सकी मैंने उसे सहा, असल में उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा है। ये दिखाता है कि वो कितनी समझदार थीं कि कब लड़ना है और कब हालात को सहकर आगे बढ़ना है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसी दुनिया में कोई खुद को अनिवार्य कैसे बना सकता है जो उसे मिटा देने पर तुली हो? डोरोथी वॉन की लड़ाई सिर्फ सामाजिक भेदभाव से नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी के उस दौर से भी थी जहां उनकी स्किल्स पुरानी पड़ सकती थीं। उन्होंने इन दोनों मुश्किलों का सामना कैसे किया, ये समझना आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, एक छिपी हुई प्रतिभा। देखते हैं कि ये असाधारण सफर आखिर शुरू कहां से हुआ। सोचिए, 1943 का साल था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और देश में काम करने वालों की भारी कमी थी। उसी वक्त राष्ट्रपति रूजवेल्ट के एक खास आदेश की वजह से डिफेंस इंडस्ट्री में अफ्रीकी अमेरिकनों के लिए भी दरवाजे खुले और बस इसी मौके ने डोरोथी वॉन्ग को इतिहास के मंच पर ला खड़ा किया। दूसरा भाग, ह्यूमन कंप्यूटर। आखिर ये क्या अनोखा रोल था और इसे निभाने वालों के सामने क्या-क्या चुनौतियां थीं? तो ह्यूमन कंप्यूटर का मतलब क्या था? देखिए, ये वो लोग थे और ज्यादातर महिलाएं जो आज के सुपर कंप्यूटर वाला काम अपने दिमाग से, हाथ से और मैकेनिकल कैलकुलेटर की मदद से करते थे। ये कोई मामूली काम नहीं था, इसके लिए जबरदस्त स्किल चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका काम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो हवाई जहाज़ों के उड़ने के रास्ते, उनकी स्पीड, मतलब एरोडायनेमिक्स से जुड़ी हर मुश्किल कैलकुलेशंस करती थी। अगर उनकी गणना में जरा सी भी चूक हो जाती तो हवाई जहाज सुरक्षित उड़ ही नहीं सकते थे। एक तरह से देश की हवाई ताकत उनके दिमाग पर टिकी थी। लेकिन उनकी इतनी काबिलियत के बावजूद जमीनी हकीकत बहुत कड़वी थी। नाका की लैंगली फैसिलिटी में रंगभेद बुरी तरह फैला हुआ था। डोरोथी वॉन की यूनिट, जिसे वेस्ट एरिया कंप्यूटिंग कहते थे, उसमें सिर्फ अश्वेत महिलाएं थीं। उन्हें अपने श्वेत सहकर्मियों से बिल्कुल अलग जिम क्रो कानूनों के तहत काम करना पड़ता था। उनके लिए मौके कम थे और मुश्किलें बहुत ज्यादा। तीसरा भाग, अलगाव के बीच नेतृत्व। इन मुश्किल हालात के बावजूद डोरोथी वॉन ने ना सिर्फ अपना रास्ता बनाया बल्कि एक लीडर बनकर उभरी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि वो लगातार आगे बढ़ती गईं। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, उन्हें स्थायी प्रमोशन देने से पहले 2 साल तक एक्टिंग हेड बनाकर रखा गया। ये दिखाता है कि उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कितनी कोशिशें हुईं। और जब वो लीडर बनी तो उन्होंने अपने इस ताकत का इस्तेमाल सबके लिए किया। वो अपनी टीम की महिलाओं के हक के लिए तो लड़ती ही थीं, लेकिन उनकी सोच रंगभेद तक सीमित नहीं थी। वो हर उस काबिल इंसान के लिए खड़ी हुईं, चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत, जिसे कम आंका जा रहा था। अभी वो सामाजिक मुश्किलों से लड़ ही रही थीं कि उनके करियर में एक और बहुत बड़ी चुनौती आ गई, एक टेक्नोलॉजी की क्रांति। और वो खतरा था बड़े बड़े IBM इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का आना। ये ऐसी मशीनें थीं जो उन गणनाओं को घंटों में कर सकती थीं, जिन्हें करने में इंसानों को कई दिन लग जाते थे। इस वजह से वहां काम करने वाले ह्यूमन कंप्यूटर्स में एक डर सा फैल गया। क्या ये नई मशीनें उन्हें बेकार कर देंगी? क्या उनकी नौकरियां अब खत्म हो जाएंगी? लेकिन जहां सब लोग खतरा देख रहे थे, डोरोथी वॉन ने एक मौका देखा और उन्होंने इसका एक शानदार जवाब तैयार किया। और उस जवाब का नाम था फॉर्ट्रैन, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एक नई प्रोग्रामिंग भाषा थी जिसे सीखे बिना उन नई IBM मशीनों को कोई चला नहीं सकता था। ये भविष्य की भाषा थी। और यहीं पर उन्होंने वो किया जिसे हम एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने भविष्य को समझा, फिर उन्होंने खुद वो नई प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रैन सीखी, जिसके लिए कहते हैं कि उन्हें लाइब्रेरी के उन हिस्सों से किताबें लेनी पड़ी जहां उनका जाना भी मना था, और फिर उन्होंने अपनी पूरी टीम को वो भाषा सिखाई। इस एक कदम से उन्होंने अपनी पूरी टीम को ऑब्सोल्यूट होने से, यानी बेकार होने से बचा लिया। वो अब सिर्फ ह्यूमन कंप्यूटर नहीं बल्कि नासा के पहले एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन चुके थे। उनकी इस दूरदर्शिता का नतीजा शानदार। जब नाका बदलकर नासा बना और रंगभेद खत्म हुआ तो उनकी टीम को हटाया नहीं गया, बल्कि उनकी टीम नए कंप्यूटिंग डिवीजन का सेंटर बन गई। क्यों? क्योंकि वही लोग थे जो उन नई मशीनों को चलाना जानते थे। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं थी।
उनके काम का सीधा असर नासा के एक बेहद कामयाब प्रोजेक्ट पर पड़ा, स्काउट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम। डोरोथी वॉन और उनकी टीम ने इस रॉकेट के लिए कोड लिखा, जो दशकों तक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजता रहा और जिसे नासा का वर्कहॉर्स कहा जाता था। ये था उनके नए स्किल्स का असली प्रभाव। तो आखिर में डोरोथी वॉन की विरासत क्या है और उनकी कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? जिन्हें अपनी जिंदगी में वो पहचान नहीं मिली, उन्हें बाद में दुनिया ने बहुत सम्मान दिया। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से लेकर चांद पर उनके नाम का एक क्रेटर तक, दुनिया ने आखिर में उनके योगदान को पहचाना। लेकिन उनकी कहानी में एक और पहलू है जिसे जानना बहुत जरूरी है। इतनी कामयाबियों के बावजूद, अपनी विशेषज्ञता और नेतृत्व के बाद भी नासा में उन्हें कभी कोई और सीनियर मैनेजमेंट का पद नहीं दिया गया। ये उस अदृश्य दीवार को दिखाता है जिसका उन्होंने हमेशा सामना किया, और ये बात उनकी सफलता को और भी ज्यादा असाधारण बना देती है। डोरोथी वॉन ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों के युग का सामना किया था। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की क्रांति के दौर में हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, डोरोथी वॉन की दूरदर्शिता, सीखने की लगन और नेतृत्व का जो ब्लूप्रिंट है, वो हमें अपने टेक्नोलॉजी से भरे भविष्य को संवारने के बारे में क्या सिखा सकता है?